हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th। जैसा कि कल आपको हमने मॉलिक्यूल आइटम यानी कि अणु और परमाणु भार तक पढ़ाया था, ठीक है। आज उसी के आगे आज पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आपका पूरा रसायन के मूल सिद्धांत पूरा हो जाएगा। उसी के आगे हेडिंग डालो सभी लोग, अपरूपता, एलोट्रॉफी। हेडिंग डालो अपरूपता, अपरूपता, अपरूपता। लिखिए, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूप उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं, उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। तथा किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान, तथा किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में विद्यमान अपरूपता कहलाती है। एक से अधिक रूपों में विद्यमान अपरूपता कहलाती है, अपरूपता कहलाती है, अपरूपता कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता। लिखो, समावयवता में जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, जिन यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु अणु संरचनाओं में उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। आ जाइए के बाद बस आ जाओ, समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। जैसे कैसे होते हैं समावयवता, देख लो। मान लो इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। ये आपका समावयवता का सामान्य सूत्र होता है, CnH2n+O। अब पता है आपको C2H6O लिखा है। देखो, n की जगह 2 रखो, C2H2 × 2 तो C 2 दूनी 4 2 6 तो C2H6O निकल आया। देखो, और सूत्र तो उनके समान है, परंतु उनके संरचना सूत्र कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इस घटना को समावयवता कहते हैं। जैसे C2H5OH, C2 H6 H5 और 1 6। देखो, एक ये सूत्र एथिल एल्कोहल। इसी में देखो कॉमा CH3O CH3, C2 H6 H3 6 1O 1O। इसका नाम एथिल एल्कोहल है, इसका नाम डाइमेथिल ईथर है। दोनों अलग अलग फार्मूले हुए, अणु सूत्र वही रहा, उनकी संरचना सेम रही, मतलब अणु सूत्र सेम रहा, संरचना अलग अलग हो गए। ये एथिल एल्कोहल है, डाइमेथिल ईथर, नाम भी चेंज हो गया। नोट कर लो, एल्कोहल डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। नोट कर लो। उदाहरण, इसे कहते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म।
हेडिंग डाल लीजिए धातु। फर्स्ट चैप्टर चल रहा, आज कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालो धातु, जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। धातु, मेटल। पीछे पढ़ा होगा 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने धातु, मेटल। लिखो धातु। देखो धातु वे पदार्थ होते हैं, धातु वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं, और धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं, धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे धातु कहलाते हैं, जैसे लिख लो सोडियम, एल्युमिनियम, कॉपर, पैलेडियम, सिल्वर, ऑरिक, सोना, ईटीसी। ये सब धातुएं हैं। सोडियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, पैलेडियम है, सिल्वर है, ऑरिक है। ये सब क्या है? धातुएं हैं। ये सब धात्विक चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? धात्विक चमक उत्पन्न करती हैं, धातु कहलाती। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो अधातु, जिनको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल यानी कि अधातु। हेडिंग डालिए अधातु। लिखिए धातु में को वे धातुएं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, 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 जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है और जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, और जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, ईटीसी। ये सब आपकी गैसें अधातुओं में आती है। किसमें आती है? अधातुओं में। नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालना है उपधातु। अगली हेडिंग डालो उपधातु, मेटल्स। उपधातु लिखो। उपधातु में लिखिए जो तत्व धातु और अधातु, जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जो तत्व धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं।
ये धातुएं प्रायः उभयधर्मी होती हैं। ये धातुएं प्रायः उभयधर्मी होती हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC आदि। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। कुछ आपको बता दें, सिंबल जो आपके यूज में आएंगे आपको मालूम होगा। SI मात्रक 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, इसी को लिख लो। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। अगर आपसे कोई सेंटीमीटर पूछे तो लिख सकते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻12 मीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर। इनको अच्छे से लिख लो इसी के नीचे। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर सेंटीमीटर और 10⁻10 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर और सेंटीमीटर 10⁻8 सेंटीमीटर। पहला चैप्टर में आपका इतना ही था, ठीक है। ध्यान से पढ़ें जो मेन था। अब सेकेंड चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कल से आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद सेकेंड चैप्टर पूरा हो जाएगा तो सेकेंड पेपर का सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सेकेंड चैप्टर इम्पोर्टेंट डालो, मोल की अवधारणा एवं उनके अनुप्रयोग। चैप्टर 2 है मोल की अवधारणा एवं उनके प्रकार, उनके अनुप्रयोग भी लिख सकते हो। अनुप्रयोग चैप्टर 2 मोल की अवधारणा एवं उनके अनुप्रयोग। मोल की अवधारणा एवं उनके अनुप्रयोग। फर्स्ट हेडिंग में लिख लो मोल। व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की लैंग्वेज से, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकेंड ईयर हो, मोल की बहुत जरूरत पड़ती है। हेडिंग डालो मोल। लिखो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 गुणा 10⁻23 कण, जिसमें उसके 6.022 गुणा 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। 23 कण उपस्थित होते हैं। पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। 1 मोल बराबर लिख लो, 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 कण होता है। 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 कण होता है। ठीक है। कल आपको सेकंड चैप्टर एवोगाड्रो नंबर काफी कुछ है, इसके विषय में पढ़ाएंगे। स्टार्ट हो गया दूसरा चैप्टर, फेयर में लिख लेना। धन्यवाद।